दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 12 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स सुबह के इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आज परीक्षा जुड़ी जो खबर है महत्वपूर्ण कि कल एपीओ का रिजल्ट आ गया, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का। काफ़ी कम पद थे इसमें, 17 पोस्ट थी और 260 लोग क्वालिफाई हुए हैं। हालांकि इससे संकेत ये हो गया कि अब अन्य जो आने वाली जो हुई परीक्षाएं हैं उनके परिणाम, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा था और अपनी बात पे खरा उतर रहे हैं हमेशा की तरह, कि वो परिणाम देना शुरू हो गया है। तो अब 2017 एसीएफ आरएफओ और यूपी पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द आएगा। स्कूटनी 2018 के रिजल्ट की आरंभ हो गई है और वह या तो इस सप्ताह के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीक में आ ही जाएगा 2018 का रिजल्ट। मेरिट कट ऑफ जैसा कि मैंने बताया था 656 से 660 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। 630 जिसमें जो गर्ल्स कट ऑफ है 630 के आसपास गई है और 660 के आसपास जनरल कट ऑफ की जानकारी मिल रही है। अन्य परीक्षाएं जो हुई हैं इसके पहले उनके भी रिजल्ट अध्यक्ष महोदय ने कहा है मई में हम देंगे, तो मई में सारे रिजल्ट देने के ही उनका जो है उसी पे वर्क चल रहा है इस समय। पर रही परीक्षाओं की बात, वो लॉकडाउन पे निर्भर करेगा 17 मई पे और 20 मई पे। 20 मई को क्या है, 20 मई को यूपीएससी अपने जो है डेट घोषित करेगा, या अपने जो है बताया ना 20 मई के बाद यूपीएससी डिसीजन लेगा कुछ विश्लेषण करने के बाद। तो उसी राह पर यूपीपीएससी और अन्य जो पीएससीज हैं स्टेट पीएससीज वो भी चलेंगी परीक्षा कराने को लेकर। जहाँ तक मामला है फिलहाल कोरोना का जिस तरह से संकट बढ़ रहा है, नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा गैदरिंग कराएंगे अभी इतनी जल्द, और कराना भी नहीं चाहिए, संकट गंभीर है। तो 12 मई की बात कर लेते हैं। आज 12 मई है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज के दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको द लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1820 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 को। उन्हीं के जन्म के अवसर पर 12 मई को ही यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ? 1965 से ये शुरू हुआ था 12 मई से मनाना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, ब्रिटिश परिवार में हुआ था। काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। क्रीमिया के युद्ध में घायलों की सेवा के लिए इनको जाना जाता है। हालांकि ये बहुत सेवा भाव था इनमें और भी बहुत इन्होंने सेवा के काम किए थे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में किया था, घायलों की सेवा करने के लिए। इसके पहले क्या था कि युद्ध में जो घायल होते थे उनकी कोई हेल्प इस तरह से कभी नहीं किया जिस तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। इन्होंने 38-40 स्त्रियों का एक समूह बनाया था, उनको भेजा था तुर्की वगैरह में घायलों की सेवा करने के लिए। यहाँ तक कि जो घायल की जो चिकित्सा होती थी, डॉक्टर जब चिकित्सा करके चले जाते थे तो पूरी रात जाग कर ये लैंप के साथ या मोमबत्ती के साथ, ठीक है, सेवा करती थी लोगों की, क्योंकि उस समय बल्ब वगैरह होते नहीं थे। तो मोमबत्ती के साथ, लालटेन के साथ ये लोगों के पास जाती थी, उनकी सेवा करती थी, और इसीलिए इनको द लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। नोट्स ऑन नर्सिंग में इन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, और ये नर्सिंग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बाइबल मानी जाती है ये बुक, नोट्स ऑन नर्सिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स और मिडवाइफ का वर्ष घोषित किया है, या नर्स और मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ये आपका आज का प्रश्न है
कि अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ या मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था। अगला है ब्राउन ड्वार्फ या भूरा बौना जिसको बोलते हैं। ये है क्या? ये तारों की तुलना में हल्के और ग्रहों की तुलना में भारी आकाशीय पिंड होते हैं। इनमें मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य प्रकार की गैसें होते हैं। दरअसल नासा ने हाल ही में ऑब्जर्वेशन किया है ब्राउन ड्वार्फ्स का, इसीलिए चर्चा में आए हैं। इनकी जो खासियत मैं आपको बता दूं कि ब्राउन ड्वार्फ दोस्तों ये गैस के बने होते हैं। हमने आपको बताया जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें होती हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण नहीं होता जितना तारों में होता है। जैसे तारों में गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन जो है वो चिपक जाते हैं और उससे हाइड्रोजन का संलयन होता है। इससे हाइड्रोजन बम या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन ब्राउन ड्वार्फ्स में इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती नहीं, इतना ज़्यादा गुरुत्व होता नहीं है कि हाइड्रोजन का संलयन हो, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। लेकिन कुछ भारी तत्वों का संलयन जरूर होता है, मिलन जरूर होता है, जिससे धीमा और भूरे कलर की कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है, धीमे और भूरे कलर की। इतनी ऊर्जा नहीं उत्पन्न हो पाती जैसे कि सूर्य आदि ग्रह हैं जिसमें हाइड्रोजन का संलयन होता है और बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऐसा ब्राउन ड्वार्फ में नहीं हो पाता है। तो ये ब्राउन ड्वार्फ में क्या होता है, इसीलिए हल्के कलर की अर्थात भूरे कलर की एनर्जी सी दिखाई पड़ती है, भूरे कलर की जो प्रकाश है वो दिखाई पड़ता है, इसीलिए इनको भूरा बौना या ब्राउन ड्वार्फ कहा जाता है। नासा की हमने बात की तो नासा के बारे में कई बार बताया है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, जो कि यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, हर कोई जानता है विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र हाल ही में चर्चा में आया। कब, क्यों चर्चा में आया? अभी ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र, ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार और असम की जो राज्य सरकार है उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया है। तो किस लिए कार्य करेंगे? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू क्या है? ये एक प्रकार का बहुत ही, जैसे कोरोना वायरस, इस समय कोरोना वायरस से मनुष्य संक्रमित हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, इसी तरह या इससे भी विकट रूप से ये फैल रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फैल रहा है, जो कि असम में आया है चाइना के रास्ते से होकर के। और ये बहुत ज़्यादा, लगभग 13-14 हज़ार सूअर अब तक मर चुके हैं या इससे भी ज़्यादा। तो इतने सूअर मर चुके हैं असम में इस वायरस की चपेट में आकर। देखिए, आप जो पढ़ते हैं CSF अर्थात क्लासिकल स्वाइन फ्लू, जिसको H1N1 कहते हैं, वो एक RNA वायरस होता है, छोटा RNA वायरस होता है, और इसकी वैक्सीन खोजी जा चुकी है और यह इतना ज़्यादा घातक नहीं है। लेकिन ASF जो है ये DNA वायरस है, बड़ा DNA वायरस है, और इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। बहुत तेज़ी से संक्रमण इसका फैल रहा है। मैंने उस दिन आपको बताया पिछले हफ्ते कि 2800 सूअर मरे हैं, अभी संख्या 13-14 हज़ार तक पहुंच गई है। अभी भी ये जो विकट परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, बनी हुई है। तो ASF के कारण, ASF की खोज हमने आपको बताया था कि अफ्रीका मूल का है ये, लेकिन अभी हाल में जो आया असम के रास्ते, ये चाइना के रास्ते होकर के असम आया है। तो इस वायरस का संक्रमण दोस्तों बहुत तेजी से फैल रहा है। राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केंद्र के बारे में जान लीजिए, ये पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 2002 को हुई थी और 2005 से ये कार्य करना शुरू किया था। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके तत्वाधान में ही इसकी स्थापना की गई थी और 2005 से इसने कार्य करना शुरू किया था। इसका जो मुख्यालय है गुवाहाटी में है, असम में है, ये महत्वपूर्ण है। और ICAR की जो हमने बात की है स्वायत्त संस्था है,
जो भारतीय कृषि मंत्रालय है या कृषि और कल्याण मंत्रालय है, किसान कल्याण मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी सोसाइटी, ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये पंजीकृत हुआ। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। पहले इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट पूछता है कि ICAR के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो उसमें आएगा प्रधानमंत्री, कृषि कल्याण मंत्री, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री, कुछ भी आ जाएगा। याद रखिएगा इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट जो होता है इसका, वो कृषि और कल्याण मंत्री होता है। अर्थात नरेंद्र सिंह तोमर जी जो वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ओके, कुछ बातें और असम के बारे में। असम में दोस्तों सूअर पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में विख्यात है। 2019 में जहां 21 लाख सूअर थे असम में, वहीं 2020 में इनकी संख्या में इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ, 30 लाख हो गए। असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में है दोस्तों। असम की राजधानी गुवाहाटी है। हमने आपको कहा था कि कल हम मारपोल के बारे में आपको बताएंगे। कल हमने IMO के बारे में चर्चा की थी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में, जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? लंदन में, जेनेवा में इसकी स्थापना हुई, लेकिन लंदन में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस की विशिष्ट एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है। देखिए, जब हम बोलते हैं विशिष्ट एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका एक कारण होता है। कारण ये होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है और एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। जैसे IUCN के बारे में पूछ लेगा, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, वो गलत हो जाएगा। तो हम बताते हैं इसीलिए कि ये संयुक्त राष्ट्र की है या नहीं है। तो IMO संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, मुख्यालय लंदन में है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मौसम, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, क्योंकि मौसम वाला जेनेवा में है और ये IMO जो है, जो समुद्री संगठन है, ये लंदन में है। ओके, तो ये आपको माइंड में अपने रखना है। कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड में कि सर ने सुबह वाले वीडियो में करंट अफेयर्स का क्या बताया था। ये वीडियो न सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के लिए है, बल्कि आपकी संपूर्ण परीक्षा जो भी आप देते हैं उसके लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है, यदि आप डेली देखते हैं तब। और सिर्फ देखिए ही नहीं, इसकी PDF भी लीजिए। PDF से आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे, अर्थात यहाँ पर आपको लेट्स क्रैक UP एग्ज़ाम्स पे आपको जितनी भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की हैं और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेनली UP पे फोकस होकर के एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरा सिलेबस आपको तैयार किया जाएगा। अगर आपको वृहद स्तर पर तैयारी करनी है, बहुत ही प्राइवेट होकर आप तैयारी करना चाहते हैं, एकांत, तो आपको क्या करना है कि अनअकैडमी ऐप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ पे जाकर किसी कोर्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। फ़ायदा ये होगा आपको कि वहाँ पर 1-2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन बहुत कम चार्जेस लगते हैं, इतना कोई सोच भी नहीं सकता आज के समय में। और उन चार्जेस में आपको न सिर्फ वीडियोस, ऑडियो, इसके अलावा PDF, टेस्ट सीरीज़, डेली क्विज, लाइव क्लासेस और आपकी समस्याओं का लाइव समाधान, इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। प्रत्येक क्लास के पहले PDF मिल जाती है वहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है। प्लस कोर्सेज आप अवश्य ज्वाइन करिए वहाँ पे। प्लस कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के लिए हम आपको बताएंगे। और UD10 जब भी आप ज्वाइन करिएगा, UD10 जो कि मेरा रेफरल कोड है वहाँ मांगेगा। रेफरल कोड आप ये अगर वहाँ पर क्लिक करते हैं, रेफरल कोड अगर दर्ज करते हैं तो आपको वहाँ पर 10% की छूट भी मिल जाएगी आपके जो चार्जेस हैं उसमें। और
दूसरी बात है कि आप मुझसे भी वहां पर हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आईएमओ की कि उसने 1 जनवरी 2020 से एक नया नियम लागू कर दिया। नया नियम क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात हैं, जो जलपोत हैं, वो 0.5% से अधिक सल्फर युक्त जो ईंधन है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए प्रदूषण से ऐसा किया गया है। इसके पहले 3.5% था रूल में, लेकिन अब 0.5% हो गया, जिससे भारत जैसे जो समुद्री यातायात पर निर्भर देश हैं इनके लिए बहुत महंगा साबित हुआ है, क्योंकि इससे ईंधन के दाम काफ़ी बढ़ जाएंगे, लागत बढ़ जाएगी काफ़ी, दाम क्या, लागत बहुत बढ़ जाएगी। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं, मार्पोल जो समझौता हुआ है समुद्री, इसको क्या कहते हैं, समुद्रों के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से जो कन्वेंशन हुआ था, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स 1973 एंड मॉडिफाइड बाय द प्रोटोकॉल ऑफ 1978। इसको शॉर्ट फॉर्म में 73/78 भी कहा जाता है। तो सिर्फ यही पूछ ले तो भी आपको याद रहना चाहिए, प्रत्येक स्तर पे आपको तैयार रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1973 में ये पहली बार समझौता हुआ, ठीक है, कई बहुत सारे जो है बैठकों के बाद उसका परिणति था, लेकिन ये लागू नहीं हो सका, इन्फोर्स नहीं हो सका। इसके बाद 1973 और 1978 इन दोनों कन्वेंशंस को मिला दिया गया और मिला करके इनको 2 अक्टूबर 1983 को इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसीलिए इसको 73 और 78 दोनों बोलते हैं। अर्थात 73/78 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 1973 के कन्वेंशन और 1978 के कन्वेंशन को मिला दिया गया और 2 अक्टूबर 1983 को इसको लागू कर दिया गया, मार्पोल को। तो ये मार्पोल क्यों हुआ कन्वेंशन, समुद्रों के प्रदूषणों को कम करने के उद्देश्य से, जिसमें डंपिंग, तेल, वायु प्रदूषण आदि सभी प्रकार के प्रदूषण शामिल हैं। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।